डियर स्टूडेंट्स, आज हम संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी जुटाएंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री कैसे करता है। देखिए, सैद्धांतिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित मानी गई है, लेकिन राष्ट्रपति एक संवैधानिक शासक मात्र है। इसलिए वास्तविक रूप में कार्यपालिका की यह समस्त सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित है। राष्ट्रपति के नाम पर मंत्रिपरिषद ही शासन की समस्त शक्तियों का उपयोग करती है। संविधान के अनुच्छेद 74 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। संसदात्मक शासन या मंत्रिमंडलात्मक शासन की विशेषताएं। भाई, कौन सा संसदात्मक शासन है, मंत्रिमंडल, उसकी विशेषताएं अपन जानकर पहचान सकते हैं कि किस देश में संसदात्मक शासन है या मंत्रिमंडलात्मक शासन है। मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था के कार्य करने के कुछ सर्वमान्य सिद्धांत है, जिनका पालन भारतीय शासन व्यवस्था में भी किया गया है। इन सिद्धांतों का उल्लेख निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। एक, नाम मात्र के कार्यपालिका प्रधान की व्यवस्था होती है। इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में अभिन्न संबंध होते हैं, जैसे अपने संसद हो गई, राज्य विधानसभा हो गई। तो जो पहले मंत्री है वो पहले क्या है, विधायक या सांसद। मंत्रिपरिषद की राजनीतिक एकता, मंत्रिपरिषद का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। इसको अपन दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायित्व। केंद्र में कौन है, लोकसभा, और राज्यों में विधानसभा। समस्त शासन व्यवस्था पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व, मंत्रिमंडल के कार्य की गोपनीयता। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा स्थिति के संबंध में बहुत कम उल्लेख किया गया है और अधिकांश में इस प्रकार की व्यवस्था परंपराओं पर छोड़ दी गई है। मंत्रिपरिषद में एक प्रधानमंत्री तथा विभिन्न श्रेणियों के मंत्री होंगे। मूल संविधान द्वारा मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं की गई थी, लेकिन अब 91वें संविधान संशोधन 2003 ईस्वी के आधार पर व्यवस्था की गई कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। संविधान के अनुच्छेद 75 के विभिन्न भागों में मंत्रिपरिषद की रचना के संबंध में केवल निम्न बातों का उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। प्रत्येक मंत्री को अपना पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति के सामने अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होगी। यदि कोई मंत्री अपना पद धारण करने के 6 माह बाद तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं बन सका, तो उसे मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना होगा। मंत्रियों के वे सब वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे जो समय समय पर संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। मंत्रिपरिषद के गठन के संबंध में केवल यही कुछ औपचारिक व्यवस्थाएं हैं और इन औपचारिक व्यवस्थाओं से पता नहीं चलता कि वास्तव में मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार होता है। व्यवहार में मंत्रिपरिषद का गठन एक बहुत अधिक कठिन और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें अनेक बातों को ध्यान में रखना होता है। मंत्रियों को चुनते समय शासक दल के विभिन्न सदस्यों की स्थिति, राष्ट्र के विभिन्न समुदायों तथा भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व, संसद के दोनों सदनों को उचित प्रतिनिधित्व व विभिन्न अवस्था वाले और विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने पर विचार करना होता है। मंत्रिपरिषद और कैबिनेट। साधारणतः लोग मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को एक ही संस्था मान लेते हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है।
मंत्रिपरिषद में राजनीतिक कार्यपालिका के सभी सदस्य सामान्यतः 50 से लेकर 75 यानी कुल लोकप्रिय सदन का 15%। इस कारण ये बड़ी संस्था है। मंत्रिपरिषद में 5 स्तर के सदस्य होते हैं, यानी 5 स्तर के मंत्री होते हैं, जिनमें से केवल प्रथम स्तर के सदस्यों को ही सामूहिक रूप से कैबिनेट कहा जाता है। मंत्रिपरिषद में निम्न प्रकार के 5 स्तर के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद के प्रथम स्तर के सदस्य मंत्री कहलाते हैं और ये मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट के सदस्य होते हैं। भारत में इनकी संख्या विविध समूह पर 12 से 32 तक रही है। साधारणतः मंत्री किसी न किसी प्रमुख विभाग के अध्यक्ष होते हैं। द्वितीय, कुछ ऐसे मंत्री होते हैं जो मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री होते हुए भी कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं। ये मंत्री भी विभागों के अध्यक्ष होते हैं और उन्हें मंत्रिमंडल के सदस्यों के समान वेतन मिलता है, किंतु मंत्रिमंडल की बैठकों में इनके द्वारा अधिकारों के रूप में नहीं, परंतु प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित किए जाने पर ही भाग लिया जाता है। तृतीय श्रेणी में राज्य मंत्री आते हैं, जिनकी स्थिति पूर्ण मंत्री या उपमंत्री के बीच की होती है। ये विशेष महत्वपूर्ण विभागों से संबंध रहते हैं। कभी कभी इनके द्वारा विभाग के स्वतंत्र प्रधान के रूप में भी कार्य दिया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा इस श्रेणी के मंत्रियों को मंत्रिमंडल की उन बैठकों में आमंत्रित किया जा सकता है जबकि इनके विभाग से संबंधित प्रश्न मंत्रिमंडल के विचाराधीन होते हैं। चौथे, राज्य मंत्रियों के बाद उपमंत्रियों की श्रेणियां आती है, जो ज्येष्ठ मंत्री के अधीन रहते हुए उस मंत्री की सहायता करते हैं। पांचवें, उपमंत्रियों के नीचे के स्तर में संसदीय सचिव होते हैं। ये विभागीय मंत्रियों को प्रशासनिक और विशेष रूप से संसदीय कार्यों के संबंध में सहायता पहुंचाते हैं। उपयुक्त 5 श्रेणियों के मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के नाम से संबोधित किया जाता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद एक बृहत संस्था है जिसमें सभी श्रेणियों के मंत्री सम्मिलित रहते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्रिपरिषद के अंतर्गत एक छोटा सा समूह होता है जिसमें सिर्फ प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं जो विभागों के प्रधान होते हैं और जिनके द्वारा सामूहिक रूप से संपूर्ण प्रशासनिक नीति का निर्धारण किया जाता है। रैमजे बोर्ड ने मंत्रिमंडल के संबंध में कहा है कि ये मंत्रिपरिषद का हृदय, शासन का परिचालन यंत्र है जिसमें सभी महत्वपूर्ण विभागों के राजनीतिक अधिकारी सम्मिलित रहते हैं। इस प्रकार मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, लेकिन मंत्रिमंडल एक ऐसी संगठित इकाई है जिसके सदस्य मंत्रिपरिषद के केवल कुछ ही लोग होते हैं। इस प्रकार मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्रिपरिषद के भीतर चक्र है। ये मंत्रिपरिषद की सबसे अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक समिति के रूप में होता है। अब मंत्रिमंडल की शक्तियां और कार्य नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।